ये जो हमारे अधिकार हैं, ये आते कहाँ से हैं? और शायद उससे भी ज़रूरी सवाल, इनकी रक्षा कौन करता है? तो चलिए, आज हम इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को समझते हैं, जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। हम देखेंगे कि कैसे ये ग्लोबल आइडियाज से लेकर ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं तक फैला हुआ है। तो देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे मानवाधिकारों के यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट से, फिर देखेंगे भारत का अपना कानून क्या कहता है। इसके बाद एनएचआरसी यानी हमारे नेशनल गार्डियन की बात करेंगे, फिर एसएचआरसी के जरिए राज्यों में क्या व्यवस्था है वो समझेंगे, और फिर ग्लोबल स्टेज पर यूएनएचआरसी को देखेंगे, और आखिर में इस पूरे सिस्टम के भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक यूनिवर्सल आइडिया। देखिए, किसी भी कानून या कमीशन पर बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मॉडर्न ह्यूमन राइट्स का आइडिया आया कहाँ से, इसका जन्म कैसे हुआ। तो सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये मानव अधिकार हैं क्या? सीधी सी बात है, ये वो अधिकार हैं जो हमें सिर्फ इंसान होने के नाते मिलते हैं। इन्हें कोई सरकार हमें देती नहीं है। पर सवाल ये है कि ये जो एक आइडिया है, ये पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड बना कैसे? देखिए, अधिकारों का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें तो सदियों पुरानी हैं, 1215 के मैग्ना कार्टा तक जाती हैं। लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है ना, वो असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही से पैदा हुआ था। जब दुनिया ने वो भयानक मंजर देखा, तब जाकर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी यूडीएचआर को बनाने की जरूरत महसूस हुई। और यूडीएचआर से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसकी जो मशहूर ओपनिंग लाइन है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, वो पहले ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल होने वाली थी। सोचिए, ये तो भारत की हंसा मेहता थी जिन्होंने इस पे जोर दिया कि नहीं, मेन नहीं, ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए, ताकि ये डॉक्यूमेंट शुरू से ही इंक्लूसिव रहे। तो 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस ने इसे अपना लिया, और ये यूडीएचआर एक तरह से पूरी दुनिया के लिए डिग्निटी का ब्लूप्रिंट बन गया। एलेनोर रोजवेल्ट इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष थी, और इस कमेटी ने कुल 30 आर्टिकल्स बनाए जो आज भी दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स लॉज को इंस्पायर करते हैं। चलिए, अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, भारत का मानवाधिकार कानून। तो ये जो ग्लोबल आइडिया था, इसने भारत में एक कॉन्क्रीट लीगल शेप कैसे लिया? इसका जवाब हमें मिलता है 1993 के एक बहुत ही जरूरी एक्ट में। जी हाँ, यही है वो कानून जो भारत में ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क की नींव है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। और ये कानून जो 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है। इसे 8 चैप्टर्स और 43 सेक्शंस में बांटा गया है, ताकि इन अधिकारों को लीगल बैकिंग मिल सके। सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये एक्ट खुद ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करता है। ये कहता है कि ये वो अधिकार हैं जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जुड़े हैं, और ये अधिकार या तो हमारे संविधान ने गारंटी किए हैं या इंटरनेशनल ट्रीटीज में शामिल हैं। इसी वजह से ये लीगली एनफोर्सेबल हो जाते हैं। और ये प्रिंसिपल्स हवा में नहीं है, इन्हें हमारे संविधान के ताने बाने में बुना गया है। इनकी झलक हमें फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और यहाँ तक कि फंडामेंटल ड्यूटीज में भी देखने को मिलती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द नेशनल गार्डियन यानी एनएचआरसी। देखिए, इस एक्ट ने सिर्फ अधिकारों को डिफाइन नहीं किया, बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस भी बनाए, और इनमें सबसे अहम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी। यहाँ एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन समझना होगा। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। मतलब इसे संसद के एक कानून से बनाया गया है, सीधे संविधान से नहीं। और ये जो अंतर है ना, ये इसकी शक्तियों पर असर डालता है। तो इस कमीशन में कौन कौन होता है? देखिए, इसका नेतृत्व जुडिशरी के टॉप लेवल से होता है। चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, साथ में लीगल एक्सपर्ट्स, ह्यूमन राइट्स स्पेशलिस्ट और तो और दूसरे नेशनल कमीशंस के हेड्स भी होते हैं, ताकि एक्सपर्टीज का एक ब्रॉड रेंज बना रहे। अब इनकी नियुक्ति होती कैसे है? इसमें फेयरनेस बनाए रखने के लिए प्रोसेस में सरकार और विपक्ष दोनों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, जिसमें विपक्ष के नेता भी होते हैं। ये कमेटी नाम रेकमेंड करती है और फाइनल अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और इनकी इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए मेंबर्स का टर्म फिक्स्ड होता है, 3 साल या 70 साल की उम्र तक, और उन्हें पद से सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। इससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से एक तरह की सिक्योरिटी मिलती है।
तो सवाल ये है कि एनएचआरसी असल में कर क्या सकता है। ये मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है, जेलों का इंस्पेक्शन कर सकता है, अवेयरनेस फैला सकता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे ये 1 साल से पुराने मामलों को नहीं देख सकता और इसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती। मतलब ये सलाह दे सकता है, सजा नहीं। और यहीं से एनएचआरसी का सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म निकल कर आता है। इसके एक पूर्व चेयरपर्सन एचएल दत्तू ने खुद इसे अ टूथलेस टाइगर यानी बिना दांतों वाला बाघ कहा था। मतलब ये दहाड़ तो सकता है पर काट नहीं सकता। ठीक है, अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, राज्यों में संरक्षण। ये पूरा फ्रेमवर्क सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं है। चलिए देखते हैं कि स्टेट्स में इसका रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है। तो हर राज्य में अपना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एसएचआरसी हो सकता है। ये एक तरह से एनएचआरसी का ही रिफ्लेक्शन है, लेकिन साइज में छोटा होता है। इसमें एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स होते हैं और इनका फोकस स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के मामलों पर होता है। यहाँ एक बहुत यूनिक सेपरेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है। मेंबर्स को अपॉइंट तो राज्य के गवर्नर करते हैं, लेकिन उन्हें हटा सिर्फ भारत के राष्ट्रपति सकते हैं। ये इंडिपेंडेंस की एक और लेयर ऐड करता है। चलिए अब भारत से बाहर निकलते हैं और आते हैं वैश्विक मंच पर। अब ये देखते हैं कि हमारा ये पूरा ढांचा यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडी से कैसे जुड़ता है। तो ये है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी यूएनएचआरसी। इसे 2006 में बनाया गया था। ये जेनीवा में बेस्ड है और दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स बॉडी है। इसमें 47 मेंबर स्टेट्स होते हैं जो 4 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं। और अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर। हमने ग्लोबल, नेशनल और स्टेट तीनों लेवल पर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स तो देख लिए, पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करते हैं। हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन से लेकर स्टेट लेवल बॉडीज तक प्रोटेक्शन का एक इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर देखा, लेकिन वो सवाल अब भी वही है, क्या ये संस्थाएं हमारे अधिकारों की सच्ची गार्डियन हैं या फिर बस कागजी शेर। देखिए, इनका होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस आखिर में पॉलिटिकल विल और एनफोर्समेंट पावर पे ही डिपेंड करती है। और ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है।